हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। जैसा कि यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम ऑलरेडी पब्लिक सर्विस कमीशन ने डिक्लेयर कर दिया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी रिगार्डिंग कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करने होंगे जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त हमें चाहिए होगा। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा और साथ ही साथ जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म था जो मैंने अपने इंटरव्यू के टाइम पे फिल किया था उसको आपको दिखा दूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए और वहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि आपको ध्यान रखनी है और अभी से सारे वो डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेने हैं जो कि आपको डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको जैसा कि दिख रहा है ये मेरा डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है जिसमें आपका 2013 का जो एडवर्टाइजमेंट नंबर था वो यहाँ पर मेंशन्ड है। ऐसे ही आपके डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जब आप फिल करके सबमिट करोगे तो इसी सेम फॉर्मेट में लगभग डिटेल्स आएंगी। तो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है और ये पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर जनरल एंड स्पेशल रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2013। उसके बाद आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें कुछ दी हुई हैं, आवश्यक सूचना दी हुई है जिसमें पहला जो पॉइंट है ये लिखा है अभ्यर्थी सभी स्तंभ सही भरने के बाद घोषणा के नीचे निर्धारित स्थान पर अपना हस्ताक्षर अवश्य करें, अन्यथा उनका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। इट मींस जब आप डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दोगे तो ये इसका प्रिंट लेकर साइंड कॉपी इसको आपको ले जानी होगी इंटरव्यू के समय, ठीक है। अनसाइंड कॉपी विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। उसका सेकेंड पॉइंट है शैक्षिक अर्हता, मींस जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आपके ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावे की पुष्टि, यानी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जब आपने फिल करी थी उस समय जो आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिखाई थी 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन यानी बीटेक की या हायर क्वालिफिकेशन अगर आपने एमटेक दिखाई थी तो उसके सपोर्ट में आपको क्या क्या चाहिए होगा, उपाधियां, प्रमाण पत्र और अंक तालिकाएं और स्वप्रमाणित प्रतियां इस आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। ऐसा न किए जाने पर उनका अभ्यर्थन आयोग द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा। तो यहां पर आपसे क्लियरली वो बोल रहा है कि आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सपोर्ट में जो डॉक्यूमेंट चाहिए होगा वो सारा आपको इंटरव्यू के समय लेकर जाना है साथ में। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ओरिजिनल डिग्रीज, मतलब सारे पेपर जितने हैं उनकी ओरिजिनल कॉपीज आपको ले जानी होंगी। तो ओरिजिनल डिग्री आपको चाहिए ही चाहिए होगा। आपके जो मार्कशीट्स होंगी वो सारी चाहिए होगा, 10th की, 12th की, आपका जो पासिंग सर्टिफिकेट है 10th का और 12th का, और जो आपकी डिग्री है प्रोविजनल डिग्री नहीं चलेगी, ये ध्यान रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी कि प्रोविजनल डिग्री एक्सेप्टेबल होगी कि नहीं। प्रोविजनल डिग्री विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। अगर आपके पास प्रोविजनल डिग्री नहीं है तो आपको साथ में एक अंडरटेकिंग इन द फॉर्म ऑफ एफिडेविट सबमिट करनी पड़ेगी वहां पर, जिसमें ये लिखा रहेगा कि आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है बट आप फ्यूचर में कमीशन को अवेलेबल करा दोगे और तब तक आपका जो कैंडिडेचर है वो प्रोविजनल रहेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना है कि सारे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, ओरिजिनल डिग्री चाहिए होगी, मार्कशीट्स चाहिए होंगी, अपने जो बीटेक की मार्कशीट्स हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर की, अलॉन्ग विथ जो डिग्री होगी वो आपको चाहिए होगा। इसी तरह 10th 12th का पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट चाहिए होगा। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपकी क्रॉस चेक की जाएंगी इन फोटोकॉपीज से। उसके बाद थर्ड आइटम जो है वो ये कहता है अभ्यर्थियों ने उक्त परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पत्र में जिस आरक्षित श्रेणी उप श्रेणी का दावा किया है, इट मींस जब आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया होगा तो आपने रिजर्वेशन कैटेगरी भरी होगी, ओबीसी भरी होगी, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, एससी एसटी, पीएच, आपने उप श्रेणी में आपने डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर डीएफएफ का भरा होगा, मींस मल्टीपल रिजर्वेशन जिसमें ऑप्शंस हैं वो आपने फिल किए होंगे। तो उसके सपोर्ट में आपको डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। सपोज बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी कि सर जो हमारा ओबीसी सर्टिफिकेट होगा या अदर रिजर्वेशन कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स होंगी उनकी कब वैलिडिटी होगी। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, यहां पर आप क्लियरली लिखा हुआ है उसकी पुष्टि में इस आवेदन पत्र के साथ आपको नवीनतम शासनादेशों के अनुसार, नवीनतम मतलब लेटेस्ट जो अवेलेबल इंस्ट्रक्शंस हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर्स हैं, उनके निर्धारित प्रारूप हैं, प्रारूप मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स हैं,
और ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स हैं जो आपका एडवर्टाइजमेंट आया था, ये मैंने एडवर्टाइजमेंट खोला हुआ है, ये सबके पास अवेलेबल होगा। आप इसके पेज नंबर 4, 5, 6, 7 में देखेंगे तो यहां पर देख रहे हैं आप परिशिष्ट 3 जहां लिखा है, ये अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र है। और यहाँ पे जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी, मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, इन सब के द्वारा वो इशू किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये चीज आप देख लीजिए, ये फॉर्मेट्स ऑलरेडी दिए हुए हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आपका जो इंटरव्यू शेड्यूल्ड है वो जनरली फरवरी लास्ट वीक, मतलब मार्च मान लेते हैं, अगर मार्च अप्रैल में अगर होंगे हमारे इंटरव्यूज, मार्च में मान लेते हैं, तो आप का जो जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कैटेगरी वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपके 1 मार्च 2020 के बाद के होने चाहिए। वहां पर 1 साल की वैलिडिटी वाले सारे डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट करता है, पुराने, बहुत ज्यादा पुराने डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। तो जितने भी आपके SC ST PH कैटेगरी, OBC नॉन क्रीमी लेयर, EWS सर्टिफिकेट, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला जो सर्टिफिकेट है, ये सारे आपके 1 साल से ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। वो आप अभी बनने के लिए दे दीजिए, बन जाएंगे आपके पास, अभी सफिशिएंट टाइम है आपके पास। और रेफरेंस के तौर पे कि आपका जो फॉर्मेट क्या रहेगा, जहां से भी आप इशू कराओगे वो लोग स्टैंडर्ड फॉर्मेट पर ही इशू करते हैं। आप इसे मैच आउट करा सकते हो, उनको दे सकते हो कि सर हमें इस फॉर्मेट में अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं, इस फॉर्मेट में अपना सर्टिफिकेट देना है, तो वो ध्यान रखेगा, उस फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे। पर इन जनरल वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग रहेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज और मैं आपको बता देता हूं कि जो ये रिजर्वेशन कैटेगरीज है, जिसमें OBC SC ST कैटेगरीज का जो सर्टिफिकेट है, ये उत्तर प्रदेश वाला अप्लीकेबल होगा। जितने भी कैटेगरी वाले सर्टिफिकेट्स हैं, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स भी बनते हैं OBC, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लीकेबल होते हैं। बट यहां पर बिकॉज आप यूपी के लिए एग्जाम दिए हैं, तो यहां पर यूपी से जो यूपी की जो रिजर्वेशन कैटेगरी वाले जो फॉर्मेट्स हैं, यूपी की ही वैलिड होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो आप अगर जिसके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का इशूड OBC सर्टिफिकेट है तो वो यहाँ पर नहीं चलेगा, उत्तर प्रदेश वाला आप इशू करवा लीजिएगा। तो जितने भी आपके रिजर्वेशन कैटेगरी हैं वो आपके पिछले 1 साल के अंदर के होने चाहिए, और वो आपके ओरिजिनल वहां पर लगेंगे। और अगर आपके पास पुराना है तो वहां पर फिर से आपको एक एफिडेविट बनवाना होगा, और जिसको आपको साथ लेके जाना होगा, जिसमें ये लिखा रहेगा कि ये पेपर्स अभी मेरे पास एग्जिस्टिंग में है और मैं इसकी नई कॉपी, अगर आप अनफॉर्चुनेटली नहीं बनवा पाते हो तो आप फ्यूचर में सबमिट कर सकते हो। और उसके बाद लिखा है प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित, मतलब आपकी कॉपीज जो होंगी, इनकी फोटो कॉपीज करके प्रिंट आउट के साथ आप लगाओगे, जो इंटरव्यू के साथ ले जाओगे, तो वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, किसी से आपको कोई गेजेटेड ऑफिसर से साइन कराने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पर ये मैंने मेरी डिटेल्स लिखी हुई हैं, कुछ पर्सनल डिटेल्स हैं, या आपकी भी इस तरह कुछ पर्सनल डिटेल्स होंगी। और इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज ये है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपका पत्र व्यवहार का पता है, कैटेगरी है, यहाँ पर आपकी देखिए कैटेगरी दिख रही है, यहाँ पर मेरा रिफ्लेक्ट कर रहा है कि दिस इज OBC, तो मुझे यूपी से इशूड OBC नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बनवाना था, जो कि 1 साल पहले का होना चाहिए। तो अनुसूचित जाति हो सकती है, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य में से कोई नहीं। आजकल एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आ गया है, जिसका फॉर्मेट ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट में दिया हुआ है, और तो EWS का भी सर्टिफिकेट बनता है, तो वो भी 1 साल का रहेगा, तो बेटर रहेगा, दैट विल बी एक्सेप्टेबल। उससे अगर पुराना है तो आप इसे नया बनवा लीजिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशंस हैं, ये कॉमन डिक्लेरेशंस हैं, आप कर लोगे इनको। उसके बाद आता है यहाँ पर अभ्यर्थी की उप श्रेणी। अभी हम बात कर रहे थे मेन कैटेगरी की, अब आते हैं उप श्रेणी, जिसके अगेंस्ट में UPPSC रिजर्वेशन भी देती, जिसमें है जो आपके डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स हैं, उत्तर प्रदेश के समाज के विकलांग यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड, या उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक जो अभ्यर्थी संबंधित हो, यानी डिपेंडेंट्स होने चाहिए जो भूतपूर्व सैनिक है। तो इनके लिए भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट में दिए हुए पेज नंबर 5, 6 में,
तो उस फॉर्मेट में आप ये सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, अदरवाइज इनका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा फाइनल रिजल्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा सभी नहीं था, तो आप सब कुछ नहीं भरा हुआ है। उसके बाद ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, जिसमें आपको बेसिकली आपके कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम अगर बीटेक है, डिवीजन, आपका ईयर ऑफ पासिंग और परसेंटेज में मार्क्स आपने लिखे हुए हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स थे वो लिखे हुए हैं, यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग थी, और जो आपके प्रदत्त प्रमाण पत्र संख्या है, यानी ये जो नंबर्स हैं ये मार्कशीट नंबर्स और डिग्री सर्टिफिकेट नंबर्स हैं। अगर गलती से आप ने इसमें गलती कर दी, जब आप डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे और ये नंबर्स अगर गलती से आपने गलत फिल कर दिए, तो इसका तरीका ये है, रिवीजन के लिए वो शायद एक चांस देता है, आप रिवाइज कर सकते हो। अगर फाइनल भी आपसे गलती हो जाती है तो आपके लिए को फिर से इंटरव्यू में साथ में आपको एक अंडरटेकिंग एफिडेविट ले जाना होगा, जिसमें ये लिखा होगा कि मेरा एक्चुअल में ये है और ये सर्टिफिकेट लगाया हुआ है, मैंने ऑनलाइन में गलती से भर दिया था ये नंबर। ठीक है, तो वो दैट विल बी एक्सेप्टेबल, लेकिन एफिडेविट विल बी ऑन स्टैम्प पेपर, हैज टू बी सबमिटेड अलॉन्ग विद दिस। उसके बाद आपका है कि क्या आप राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ी हैं? नहीं। तो अगर यहाँ पर मैं हाँ लिखता तो यहाँ पर आपको फिर से एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में सर्टिफिकेट दिया हुआ है, वो आपको चाहिए होगा कि आप संघ लोक सेवा आयोग या किसी अन्य आयोग द्वारा प्रतिवारित किए गए हैं, यदि हाँ तो कारण एवं अवधि। तो यहाँ जनरली सभी का नहीं ही होगा। उसके बाद यहाँ कुछ मेरी पर्सनल डिटेल्स हैं। यहाँ उसके बाद आते हैं वर्तमान या विगत नियुक्तियों का विवरण। यहाँ पर आपको अपनी जॉब प्रोफाइल बेसिकली देनी होती है। जनरली हम लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर्स में है, पीएसयूज में है, सेंट्रल गवर्नमेंट में है, स्टेट गवर्नमेंट में, वो डिटेल्स यहाँ फिल करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी एनटीपीसी की डिटेल्स दी थी, आई वॉज वर्किंग इन एनटीपीसी, और यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर रिजिग्नेशन की एक डेट डाल दी थी कि मैंने 2014 में रिजाइन कर दिया था। तो जो स्टूडेंट्स अपनी लास्ट जॉब को दिखा रहे हैं कि वो रिजाइन कर चुके हैं, तो आपको उसका रेजिग्नेशन जो लेटर आपने दिया होगा और जो एक्सेप्ट हुआ होगा एम्प्लॉयर से, वो आपको साथ में ले जाना पड़ेगा फॉर प्रूफ कि आप किसी भी उस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ चुके हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर आप यहाँ पे छोड़ने की तिथि आप लिख देते हो कि आप नॉट एप्लीकेबल या आप अभी टिल डेट आप वर्किंग हो, तो आपको इमीडिएटली वो क्या मांगेगा, एनओसी मांगेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के हर डिपार्टमेंट के अपने अलग अलग फॉर्मेट हैं। तो बेसिकली उसमें यही लिखा रहता है कि डिपार्टमेंट को, जो एम्प्लॉयर है उसको कोई भी आपत्ति नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है उसको इंटरव्यू देने के लिए, वो आपको अलाउ कर रहे हैं। तो जो आपका एम्प्लॉयर की जो अथॉरिटी है जिसके अंडर आप काम कर रहे हो, उससे आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू करवा के आपको ले जाना होगा। अगर आप इंटरव्यू के समय एनओसी नहीं लेकर जा रहे हो तो आप साथ में एक एफिडेविट लेते जाइएगा, जो कि एक अंडरटेकिंग फॉर्मेट होगा। अगर आपको लग रहा है कि आपको इंटरव्यू के समय तक नहीं मिल पाएगी एनओसी, तो आप सिंपली एक अंडरटेकिंग एफिडेविट फॉर्मेट में आप 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे बना के ले जाइए, वो आप दे दीजिए, आपका इंटरव्यू हो जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। बट आपका जो फाइनल रिजल्ट जब आएगा तो उसके आगे PROV लिखा होगा, जो कि ये बताता है कि आपका जो सिलेक्शन है इस प्रोविजनल और जो आपकी ज्वाइनिंग होगी कंसर्न डिपार्टमेंट में, वो तभी होगी जब आप ये प्रोविजनल को क्लियर कराएंगे। यानी जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए होंगे वो आपको यूपीपीएससी में रिजल्ट के बाद सबमिट कराने होंगे, तभी वो यूपीपीएससी कंसर्न डिपार्टमेंट को आपका नाम भेजेगी फॉर ज्वाइनिंग पर्पस। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दी हुई हैं। मैं द्वारा यह घोषणा करता हूं या करती हूं, मैंने विज्ञापित की गई पात्रता की सभी शर्तें एवं इस आवेदन में ऊपर उल्लिखित सूचनाएं सावधानी पूर्वक पढ़ी हैं, वो मुझे मान्य है और ये शर्तें पूरा करता या करती हूँ। ये बेसिकली कुछ डिक्लेरेशंस हैं, इस पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो 3 है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट या भारत सरकार का नियमित कर्मचारी हूँ या नहीं हूँ, और मैंने अपना आवेदन पत्र भेजने की सूचना सक्षम अधिकारी को दिनांक को विधिवत अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए प्रस्तुत कर दी है। तो यहाँ पर आप ये बता सकते हो इस डेट में कि मैंने एनओसी के लिए इस डेट में अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इंटीमेट कर दिया है, अगर आपके पास एनओसी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और मैंने इस आवेदन पत्र में किए गए विभिन्न दावों के समर्थन में वांछित समस्त प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां आवेदन पत्र के साथ दाखिल कर दी हैं।
यानी जो ये प्रिंट आउट है इस एप्लीकेशन फॉर्म का, इसके साथ आपकी सारी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज लगेंगी। इसमें कोई कमी पाए जाने पर आयोग द्वारा मेरे अभ्यर्थन के संबंध में लिया गया निर्णय मुझे मान्य होगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डिक्लेरेशन थे। एक इंपॉर्टेंट चीज और जो कि है एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट से। ठीक है, तो यूपी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें यूपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना होगा, स्पेशली जो गर्ल्स हैं, बिकॉज उनको इस चीज का रिजर्वेशन मिल रहा है एंड दिस रिजर्वेशन इज अप्लीकेबल टू ओनली यूपी गर्ल्स। तो ये आपको एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट कि आप यूपी में यूपी के रहने वाले हो, उसका एक सर्टिफिकेट आपका बनेगा। उसका फॉर्मेट भी ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट में दिया हुआ है डोमिसाइल सर्टिफिकेट का, तो ये आपको ले जाना है, अदरवाइज आपका फिर से सिलेक्शन प्रोविजनल हो जाएगा। तो यूपी गर्ल्स के लिए ये इंपॉर्टेंट चीज है। और जो यूपी के लोग हैं वो भी, ये सभी लोग बेसिकली डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाइए। ठीक है, बिकॉज अगर आप ओबीसी कैटेगरी को हो और आप यूपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हो तो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, बिकॉज आपके जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ यूपी की ओबीसी कैटेगरी वाले लोगों को रिजर्वेशन मिल रहा है। तो बाहर के लोग जो होंगे ओबीसी के, उनको जनरल कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा, उनको कोई फॉर्म भरने मतलब आपको प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो भी बेसिकली जो लोग रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हैं वो अपना यूपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें, अदरवाइज उनका सिलेक्शन प्रोविजनल हो जाता है फाइनली, और फिर आपको फालतू में चक्कर मारने पड़ते हैं। तो बेसिकली ये चीजें थी कुछ, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस तरह कुछ आप जब प्रिंट निकालोगे तो इस तरह चीजें आएंगी, और हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे डिटेल में। कुछ और भी क्वेरीज हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।